सब हुकूमत की जानिब से जो बिजली की कीमतों में कमी का वादा किया गया, यह पूरा कर सकेंगे क्या? IMF की मंजूरी के बगैर ये मुमकिन होगा? नहीं जी, फिलहाल तो सारा रुका हुआ है मामला। जो रियासत का निज़ाम है वो रुका हुआ है जब तक ये पॉलिटिकल टर्मोइल और उसके नतीजे में ये सिक्योरिटी का जो क्राइसिस है, आप देखें कि ये बढ़ रहा है क्योंकि पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं ख़त्म हो रहा, इसलिए सिक्योरिटी का क्राइसिस बढ़ रहा है। आज भी अगवा हुए हैं लोग, कल शहादतें हुई हैं और ये रोज़ाना की बुनियाद पे मामला जो है ये ख़राब हो रहे हैं। और इनके साथ ही चूँकि ये सारा आपस में लिंक्ड है तो सोशल अनरेस्ट बढ़ रहा है। रोज़ ये जो खबरें आ रही हैं, अगवा हो गया, कोई कत्ल कर दिया किसी ने, ये सोशल अनरेस्ट है और उसके नतीजे में बुरी तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त जो है वो स्टकअप हुई है। इस अरेंजमेंट ने अगर अपने आप को जल्द से जल्द फारिग नहीं किया, ये फारिग नहीं कर दिया गया या ये बैठे नहीं आपस में और इन्होंने बहरान से ना निकाला मुल्क को, तो ये सबका नुकसान होगा। और इसकी ओनरशिप यानी पूरा दिन गुजर जाता है और वो मुज़ाकराती कमेटी और कब बैठेंगे और नहीं बैठेंगे और ये बयान और वो बयान, और उस वक्त बदकिस्मती से जबकि इंतहाई ज़रूरत है कि मुल्क इस वक्त जो है वो किसी एक पेज पे आके मुख्तलिफ मामलात को लेकर आगे चले। ना दुनिया के हालात हैं, अटकेलियाँ हो रही हैं ना, ये तो अटकेलियों की तरह के बयान, ना बहुत सीरियसनेस है। तो यहाँ तो एक अजीब सा मामला है और वज़ीर आज़म साहब को या ये है कि जो भी अरेंजमेंट में बाकी लोग हैं उनको आगे आके इसको देखना चाहिए भाई कि ये क्या मामलात हैं। तो बस वो मेरे ख्याल से होता है ना कि वो शुतुरमुर्ग की तरह बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ होगा, लेकिन ये कि उसके नतीजे में इससे निकलना तो है और निकल जाएंगे जल्दी, लेकिन ये नुकसान उसके नतीजे में हो रहा है फॉरेन पॉलिसी का भी। और ये सिक्योरिटी क्राइसिस देखें बढ़ रहा है। ये अभी जो अगवा हुए हैं लोग, कल शहादतें हुई हैं, परसों हुई हैं, बॉर्डर्स के पार से क्या मामलात हैं हमारे, कैसे हैं मामलात, ये तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा, बस ये सवाल है कि ये अरेंजमेंट फारिग है। जो कशीदा सूरत हाल है पूरे खत्ते की और पूरे दुनिया की, उसमें एक तो ये पड़ोसी चूँकि हमारा बहुत ज़बरदस्त हमसाया है, बहुत ज़बरदस्त हमारे उनसे ताल्लुकात, तारीख़ी ताल्लुकात हैं। आप अपने पड़ोसियों को कभी भी जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं उनके लोगों ने, और वहाँ पर बहुत तबाही और बर्बादी आई है पिछली कई दहाइयों के दरमियान। हमारे उनसे ताल्लुकात इस वक्त कशीदा हैं, ये कशीदगी ख़त्म होनी चाहिए और ये हो जाएगी ख़त्म। गलतफ़हमियाँ क्यों हैं, क्यों उनकी सॉइल इस्तेमाल हो रही है, वहाँ पे क्या मामलात हैं, और ये अब देखें जैसे उनके डेलीगेशन की मुलाकात हुई है इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी के साथ, तो ये ज़ाहिर है पाकिस्तान वो उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है। पाकिस्तान को मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर किसी भी किस्म का इतराज़ हो। पाकिस्तान का हमेशा से ये रहा है मौक़िफ़ कि उनकी सॉइल हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बाकी वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, वो इंडिया से मिले, पाकिस्तान में से भी उनके ज़ाहिर सफारती ताल्लुकात हैं, कशीदगी हो जाती है, कभी ख़त्म हो जाती है, लेकिन सॉइल इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जो दूसरा मामला है, और ये अच्छा है कि उनके ताल्लुकात अगर अफ़गानिस्तान के इंडिया से बनते हैं तो इसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं है, लेकिन ये कि ये जो उनकी सॉइल, उनकी सरजमीन पे जो कुछ हो रहा है, और अगर इसमें ये कशीदा मामला मज़ीद होते हैं तो फिर ये बिगाड़ की तरफ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से एक रीजनल रीसेट भी हो रहा है इस वक्त, और लेकिन जो भी रीजनल रीसेट हो, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर होना चाहिए। और इसमें एक जो कलीदी प्लेयर है दरमियान में, जिसका भी रोल सामने आना बाकी है, वो चाइना है। चाइना कैसे देख रहा है इन तमाम मामलात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाइना बहुत कुछ उनकी तरफ से बातें हैं चाइना की तरफ से, लेकिन मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन अल्टीमेटली ये चाइना यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे रशिया मौजूद है, यहाँ पे बाकी मुल्क मौजूद हैं, तो वो इस कशीदगी को मेरा नहीं ख्याल के आगे बढ़ने देंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें जो एक जो गुफ्तगू स्ट्रेटजिक नुक्ता नज़र से है, आगे देखते हैं मामलात किसी भी वक्त पे जा सकते हैं, इस स्ट्रेटजिक नुक्ता नज़र से जो रीजनल इश्यूज़ हैं उसमें इंडिया और तालिबान हुकूमत की नहीं बनेगी आपस में, किसी भी सूरत में हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि जो लिंक है ना, जोग्राफी, फिर वही वाली बात है जोग्राफी। ये जो चाबहार है, चाबहार के थ्रू उस वक्त तक तो था जब तक ईरान के साथ एक मुख्तलिफ मामलात थे और गज़ा की जंग नहीं छिड़ी थी, और जो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक हैं, अरब ममालिक, वो किसी और तरह से मतलब यहाँ पे एक नया रीसेट आ चुका है सीरिया और गज़ा में जो कत्लेआम हुआ है उसके बाद। तो ये जो चाबहार और अफ़गानिस्तान का मामला है, ये उतना आसान नहीं रहा जितना ये पहले था,
और ये बात इंडिया को भी इल्म है और ये बात तालिबान को भी इल्म है। मैं आपसे स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र से बात की, सफारती ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए अफ़गानिस्तान और जो इंडिया है उसमें कोई तरह मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, ये है बस एक इशू जो पाकिस्तान का हमेशा से रहा है। बाकी सारी दुनिया के साथ सफारती ताल्लुकात होने चाहिए, बल्कि पाकिस्तान तो उन मुल्कों में से जिसने सबसे पहले पुश किया था इस बात को कि भाई ये जो है, लेकिन उसके साथ कंडीशंस भी थी। पाकिस्तान की कंडीशंस भी वही थी जो सारे मुल्कों की हैं, कोई सरजमीन यूज़ नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर बच्चियों के स्कूल खुलने चाहिए, जो सारी दुनिया का कंसर्न है। और तालिबान की तरफ से ये बात हुई थी कि भाई ऐसे मामलात को हम आगे चलेंगे तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये ताल्लुकात बेहतर होंगे। अच्छा, लेकिन चाइना का इसमें यहाँ पे चाइना जो है वो एक ये उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो चाइना का है। सो अफगानिस्तान में चाइना का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है और रशिया का है, लेकिन चाइना का ज़्यादा है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जो रह गए अब 10-11 दिन 12 दिन डोनाल्ड ट्रंप की जो इनाग्रल हो रही है, और उस इनाग्रल से पहले ही बहुत सारे जो जल्जले हैं पूरी दुनिया में, उनके आने के वो धमक है पूरी दुनिया में वो महसूस हो रही है। पहले तो ये कि एलए में वहाँ पे जो आग लगी हुई है, जो और बड़ी भयानक आग है, ये जो वहाँ पे आग लगी है और ये फैलती जा रही है बहुत इलाकों में। कोई बयान हो रहा है 1,30,000 लोगों को वहाँ से निकाला गया है। जो इलेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो बाइडेन इंतजामिया पे इसका मलबा डाल रहे हैं कि जी वहाँ पे फायर फाइटर्स जो हैं उनके पास पानी नहीं था आग बुझाने के लिए, और वो वहाँ पे जो है वो उनको जॉब से निकाल दिया गया, और ये सारा कि इधर तवज्जो नहीं दी गई और पानी ही नहीं था। और वो तो डोनाल्ड ट्रंप, और ये आने वाले दिनों में यकीनन जो इंश्योरेंस कंपनी है, बहुत महंगा इलाका वहाँ पर, और आग के शोले ऐसे हैं जैसे ऐसा लगता है कि मतलब उसको सैटेलाइट से भी देख रहे हैं तो वो अजीब अंदाज में बहुत आग है, बहुत आग है, वो बहुत बड़े इलाके में वो फैलती जा रही है आग। ऐसे तो बात कर रहे हैं तो भी फैलती जा रही है आगे। तो ये है कि इसको कैसे अब टैकल करना है। हमारी तो नेक ख्वाहिशात हैं, दुआएं कि ये जल्द से जल्द ये कुदरती आफत वहाँ पे आई है और इस पर अमेरिकन जो है वो काबू पाएँ। लेकिन ये बड़ा हॉरिबल इंसिडेंट है, और ये आपको क्लाइमेट चेंज का भी बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि ये जो ये किसी के बस में है नहीं। ये जिस तरह वहाँ के मनाजिर आ रहे हैं, जिस तरह वो फैल रही है आग, और बड़ा कीमती इलाका और बड़े महज़ब लोग, और ये भी नहीं कि कोई किसी जंगल में लगी शहर है, ये घर जल रहे हैं दोनों तरफ, घरों को आग है। अच्छा, अब इसमें जो है, और बड़े कीमती घर हैं और बड़े अच्छे लोग यहाँ पे रहने वाले, गाड़ियाँ, घर, आप देखें मकान, ये पूरे आग लगी हुई है वहाँ पे। अच्छा, इसी दौरान जो है वो एक तो देखें वो ग्रीनलैंड का मामला, कल हमने उसको डिस्कस कर लिया था बड़ी डिटेल में कि ग्रीनलैंड और कनाडा का जो मामला है वो स्ट्रेटेजिक मामला है, और उस स्ट्रेटेजिक मामले में जो है वो उसका ताल्लुक जो है वो आर्कटिक की पॉलिसी से है, ठीक है ना। और आर्कटिक जो है उसमें असल मैदान वहाँ पे बड़ा मैदान वहाँ पे सजना है। ये जो यूरोप की जंग है ये आगे तक, इसका ताल्लुक यूक्रेन से आर्कटिक तक जाता है, और फिर आर्कटिक से चूँकि नॉर्थ वेस्ट जो रास्ते हैं और जो नॉर्दर्न रास्ते हैं वो चूँकि सुइज़, तो इसलिए मशरिक़ वस्ता भी कहीं आता है, उसको बाईपास करता है वो रास्ता, और फिर पैनामा कैनाल, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं कल। लेकिन इसमें जो और इसमें आज जो है वो डेनमार्क ने कहा है कि इंडिपेंडेंस तो पॉसिबल है, आज़ादी हो सकती है ग्रीनलैंड की। हाँ, वो अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा, अमेरिका चाहता भी नहीं उनका हिस्सा बने, अमेरिका वहाँ बेसिस चाहता है, ऑलरेडी बेसिस मौजूद है वहाँ पे, तो अमेरिका तो बेसिस चाहता है और बेसिस वहाँ पे और मिल जाएंगी। लेकिन ये है कि इशू ये है कि जो क्रेमलिन की तरफ से आज ये ऐलान हुआ है, जो मैं 27 स्लाइड, क्रेमलिन कीपिंग आई ऑन यूएस क्लेम्स टू कनाडा एंड ग्रीनलैंड, स्पोक्स पर्सन ने बात की है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 27 दिखा सकें तो ये वहाँ पर जिक्र हो रहा है। और उसके साथ ही जो है मैं यहाँ पर 2-3 आर्टिकल्स देखता हूँ। 30th मैं कोट कर देता हूँ, 30th ये जो एशिया का, इसको देख लें। टर्म्स ग्रीनलैंड इंटरेस्ट में ऑल्टर चाइनाज आर्कटिक स्ट्रेटेजी, ये आज हमने कल इसको डिस्कस किया था, ये आज मुख्तलिफ जगहों पे ये इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, मुख्तलिफ जराइद में है तो उसको डिटेल में देख सकते हैं। डेली मेल ये कह रहा है 31st, रशियाज ग्रीनलैंड वार्निंग टू ट्रंप, क्रेमलिन टेल्स यूएस वी आर प्रेजेंट इन द आर्कटिक जोन एंड सेज इट वॉचेस
इट्स वॉचिंग आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प्स रिफ्यूजल टू रूल आउट यूजिंग मिलिट्री फोर्स। अच्छा, फिर वो फाइनेंशियल टाइम्स ने आज एक बड़ा तवील मजमून लिखा है 32 पे, वाई डोनाल्ड ट्रम्प वांट्स ग्रीनलैंड, 32। और उसमें फिर जो है वो उसमें अगर आप उसको पढ़े, उस मजमून के नीचे के हिस्से को पढ़ें, तो उसमें जो है वो ये बड़ा तफसील से बताया कि प्रेसिडेंट इलेक्ट जो है वो रूल आउट नहीं कर रहे, अमेरिकन प्रेसिडेंट को चाहते हैं, ये आर्कटिक आइलैंड की सिक्योरिटी का गारंटर जो है, यानी आर्कटिक है बेसिक इशू जो है वो आर्कटिक की पॉलिसी है। और साथ ही वो वहाँ पे बता रहे हैं कि जी वहाँ पे ऑयल के गैस के रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और यहाँ पे ये जो है ये 200 मिलिट्री की वहाँ पे, मतलब वही बात है बेसिकली सर्वेलेंस बेस सर्वेलेंस। और ये जो है ये उन्होंने तकरीबन वही बात की है जो पहले हम करते रहे प्रोग्राम में कि आर्कटिक पॉलिसी जो है उससे ये रिलेटेड है पूरा का पूरा, जो उन्होंने ग्रीनलैंड की बात की है और जो कनाडा की बात की है अमेरिका। और ये जो वहाँ पर अमेरिका कनाडा और चाइना के दरमियान जो मामलात अच्छे चल रहे हैं उसको अमेरिका जो है वो अच्छी तरह से नहीं देखता। एटलांटिक काउंसिल ने आज एक पूरी रिपोर्ट, मैं सजेस्ट करूंगा हमारे जो भी व्यूअर्स चाहें इसको पढ़ना, एटलांटिक काउंसिल ने आज एक पूरी रिपोर्ट्स पे दी है, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट ट्रम्प्स ग्रीनलैंड गैम्बिट। अच्छा, एटलांटिक काउंसिल बड़ा थिंक टैंक उनका, और उसमें फिर डिटेल के साथ एटलांटिक काउंसिल ने बताया कि रीजंस क्या हैं, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्या वजूहत है उसकी। पहला रीज़न ये है कि मिनरल्स, नेचुरल गैस, ऑयल वेल्थ है। यूरोपियन कमीशन कहता है कि 34 में से 25 क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स वहाँ पे मौजूद हैं जो कि यूरोप के फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट ग्रीनलैंड में मौजूद हैं, ठीक है, बैटरीज के लिए और रेयर अर्थ मिनरल्स, विंड टर्बाइंस के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। दूसरा जो रीज़न है वो बताते हैं कि आर्कटिक जो जियोपॉलिटिकली हॉट है, ठीक है, रीजन जो है वो मिनरल्स, ये सारा फ्यूचर इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन और ये सारा रशियन टेरिटरीज, मोस्ट लोकेटेड और रशियन टेरिटरीज, क्लाइमेट चेंज की वजह से आइस मेल्ट हो रही है और शिपिंग लेन्स खुल रही हैं, ठीक है, ये जो मैंने नॉर्थ वेस्ट लेन की बात की थी। और फाइनली ये जो है ये यहाँ पे पृथ्वी की स्पेस बेस है और परमानेंटली वहाँ पर अमेरिकन फौज मौजूद है। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें से जो है दूसरी बात है, और वो ये है कि वो शिपिंग लेन्स जो खुल रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उसके साथ ही जो है वो तो ये अच्छा, पॉलिटिको ने फिर आज ये लिखा हुआ है द मेथड इन मैडनेस 29, द मेथड इन मैडनेस इन टर्म्स ग्रीनलैंड जो है ये 29 मेथड इन टर्म्स ग्रीनलैंड मैडनेस। उसमें वो कहते हैं कि जो क्लाइमेट है वो उसकी वजह से आर्कटिक की मेल्टिंग हो रही है आइस की, और ज़्यादा रिसोर्सेज निकल रहे हैं, लेन्स खुल रही हैं, बेसिस की जगह बन रही है, ट्रेड रूट्स बन रहे हैं, फास्टर ट्रेड रूट्स। तो ये जो ग्रीनलैंड है उसमें सिर्फ कोई होटल वोटल बनाने का खेल नहीं है, ये पूरा जो है ये एक स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र है, और वो आर्कटिक का पूरा खेल जो हमने कल बयान कर दिया था। ट्रम्प का अगला टारगेट है इलॉन मस्क का और ट्रम्प का, कनाडा तो हिल गया, और कनाडा में ये इल्म नहीं है कि कनाडा के अगले जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कौन होंगे, और जो भी कोई होंगे वो क्या वो संभाल सकेंगे कनाडा को, यानी उसके बाद में बात करते हैं। लेकिन जो अगले फौरी तौर पे जो अगला टारगेट है वो है बरतानिया। अच्छा, बरतानिया में इस वक्त सिचुएशन ये है कि वहाँ पर जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बड़े पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं। अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बरतानिया के वो जो कीयर स्टारमर हैं, सर कीयर स्टारमर, वो अभी उनको 7वां महीना है, अभी वो इलेक्ट हुए हैं जुलाई में। उनको किस तरह से हटाया जाए, उनको हटाए जाने का क्या तरीका है, वो तरीका भी तो कोई होगा ना। अब ये तो नहीं कि क्वीन से कहें तो क्वीन जो है वो डिसॉल्व कर दे पार्लियामेंट, या किंग, अभी तो किंग है, खैर क्वीन नहीं है, तो किंग से कहें तो किंग डिसॉल्व कर दे पार्लियामेंट, ऐसा तो वो तो है नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या तरीका है? तो माजी में ये होता रहा है, ये जहन में रखें कि बरतानिया के जो वज़ीर आज़म है ना, जो मशहूर वज़ीर आज़म है, जो अभी हमारे जो ये जनरेशन इनको जो इल्म है, एक तो चर्चिल का सबने सुना हुआ है, चर्चिल टोरी थे, कंजर्वेटिव थे, वो लेबर नहीं थे। लेकिन हालिया दिनों में ये हुआ है पिछले चंद सालों में कि 2 लेबर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आए। पहले तो आए टोनी ब्लेयर बड़े पॉपुलर थे, लेकिन टोनी ब्लेयर जो हैं वो उन्होंने अपनी अच्छा, एक बड़ी पुरसरारियत हुई, ये 90s में एक खामोश मुआहदा हुआ 2 लोगों के दरमियान। अब ये बड़ी एक पुरसरार कहानी है, जिसके जो बड़ी पुरसरार ये कि ये फिर ये स्कैंडल के तौर पे सामने आई कहानी। 2 लोग थे, एक थे गॉर्डन ब्राउन और एक थे टोनी ब्लेयर। ये दोनों बड़े पॉपुलर थे लेबर पार्टी में।
और ज़ाहिर है कि टोरीज की गवर्नमेंट थी, तो ये सारा तो अंदरूनी खाना एक दोनों के दरमियान ये मुआहदा हुआ, एक पैक्ट अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये पैक्ट हुआ दोनों के दरमियान कि अगर गवर्नमेंट आती है, ये बाद में स्कैंडल आ गया, ठीक है। एग्रीमेंट ये हुआ कि जी अगर हुकूमत बनेगी तो टोनी ब्लेयर उसके सरबराह होंगे और गॉर्डन ब्राउन चांसलर होंगे, ठीक है, चांसलर चक्कर होंगे, और जो ब्लेयर है वो जो है वो पीएम होंगे। अब जनाब ब्लेयर साहब पीएम बन गए और गॉर्डन ब्राउन के चांसलर हो गए। अच्छा, अब ये हुआ कि आगे जाके फटा हो गया। फटा इस तरह से हुआ कि वो एक तो टोनी ब्लेयर जो है उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अक्सरियत रखते हुए 2 प्राइम मिनिस्टर्स ने इससे पहले रिजाइन किया है और दोनों लेबर के थे। पहले तो टोनी ब्लेयर ने रिजाइन किया। टोनी ब्लेयर ने कहा कि मैं तो 2007 में उन्होंने अंदर तकसीम पैदा हो गई, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, पॉपुलैरिटी गिर गई इराक वॉर की वजह से और बुश की वजह से, और बहुत टोनी ब्लेयर बिल्कुल जो बड़े अरूज पे थे एक ज़माने में, बिल्कुल वो नोज डाइव, उनकी पॉपुलैरिटी नीचे गई।